स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको लग रहा है कि एनडीए के समक्ष जो आपका कैंडिडेट है वो टिक पाएगा? क्यों नहीं टिक पाएगा? हमारा कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं जी। और उनका बहुत, अगर देखा जाए उनका अतीत बहुत अच्छा है और एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और उनको लाने का मकसद ही यही है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उनको समर्थन मिलेगा। क्योंकि आज देश के अंदर संविधान को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसको देखते हुए हम लोग को और देश को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसको कानून पर काफ़ी उसका ज्ञान हो और राज्यसभा चलाने में और वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी उनको मिले उसका निर्वाह ठीक ढंग से कर सके। उसके लिए मैं समझता हूँ कि रेड्डी साहब को जो चुना गया है वो सोच समझ कर के गया है और सभी सारी पार्टियाँ इंक्लूडिंग आप पार्टी, टीएमसी, सारे लोग साथ हैं। तारिक साहब, बैलेंस ऑफ पावर एनडीए के फेवर में दिख रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में बीजेपी बहुमत के बराबर है और राज्यसभा में बहुमत से थोड़ा सा आगे भी है। तो फिर कैसे उम्मीद रखी जाए कि रेड्डी साहब आज राधा कृष्णन के मुकाबले में जीत की उम्मीद रख सकते हैं? आज जब खड़गे जी ने उनके नाम का ऐलान किया जी जी, तो साथ में उन्होंने एक वाक्य कहा जी कि ये लड़ाई विचारित लड़ाई है, जी सिद्धांतिक लड़ाई है, जी जी, वो हम लड़ने जा रहे हैं। और हार जीत तो ठीक है, वो तो मेंबर पार्लियामेंट है, उन पर वो क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, तो स्वतंत्र है, इसमें कोई व्हिप भी जारी नहीं होता जी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में व्हिप भी जारी नहीं होता जी जी, तो आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो अब तो दोनों में से देखा जाएगा, लोग इस बात को इसका जज करेंगे या इस बात का अंदाज़ा करेंगे कि कौन व्यक्ति देश हित में अच्छा हो। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यकीनन वो सभी को संविधान का ज्ञान है, उनको कानून का ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति को और ऊपर किसी प्रकार का कभी कोई आरोप नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो वो ठीक ढंग से उसका निर्वाह कर पाए। तारिक साहब, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रभारी राजनाथ सिंह जो एनडीए के हैं वो आपके सहयोगी दलों से भी बात कर रहे हैं, डीएमके से भी बात की उन लोगों ने, बाकी नेताओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश उनकी है कि भाई सहमति के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके सहयोगी में फूट डालने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक कहिए कि उनकी आदत सी बन गई है। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि विपक्ष के अंदर दरार पैदा किया जाए। कभी वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कभी दबाव का इस्तेमाल करते हैं, कभी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, कभी सीबीआई को कब की मदद लेते हैं। तो ये तो उनका एक तरीका है काम करने का, कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज रेड्डी साहब का नाम आम सहमति से, जैसा मैंने कहा कि आम पार्टी जो इंडिया गठबंधन में नहीं है वो भी आज हमारे साथ खड़ा है इस इशू को, वो हम रेड्डी साहब की मदद करने को आ गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष यूनाइटेड है। क्या सर आपको लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन में विद्रोह की भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, ये भी सही है, उनकी कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन ये सारे लोग जो मेंबर पार्लियामेंट है जिम्मेदार लोग हैं और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि धूमिल हो या जो जैसा हमने कहा कि ये वैचारिक लड़ाई में अगर जो आदमी पीछे हटेगा तो एक उसके ऊपर हमेशा एक दाग लग जाएगा। तारिक साहब, इस चुनाव का प्रभाव आपको लग रहा है कि अपकमिंग बिहार के चुनाव में पड़ने वाला है? मेरा ख्याल है कि सीधे तौर पर तो बिहार में कुछ नहीं पड़ेगा, और चूँकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव है, इससे सीधे ये बिहार के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली हो रही है और सफल रैली हो रही है, जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पक्ष में राहुल गांधी के बिहार की जनता खड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह का क्राउड आ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है पूरी यात्रा को, और राहुल जी को जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि बिहार की स्थिति आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में माहौल बन रहा है। और जहाँ भी वो जा रहे हैं, जिस क्षेत्र से भी गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, सभी जगह उनको लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इससे एनडीए के कैंप में, ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंप में बड़ी निराशा है, तो वो बहुत उदासीन है कि राहुल गांधी को इतना बढ़िया उनको रिस्पांस मिल रहा है, उसको लेकर घबराहट है पूरे एनडीए कैंप में। तारिक साहब, पहली बार राहुल गांधी ने एक ऐसे इशू को लेकर स्ट्राइक किया है, एक भावनात्मक इशू को लेकर स्ट्राइक किया है जिस पे जनता उमड़ रही है। बिहार की गरीबी, बिहार की दरिद्रता, बिहार की अशिक्षा, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश, इन सब इशू को दरकिनार करते हुए उन्होंने एक ऐसा इशू उठाया है जिसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि नहले पे दहला है ये? बिल्कुल। एसआईआर को लेकर ख़ास तौर पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से भी और चुनाव आयोग से बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ी भूल हुई है इसको छेड़कर। ये बिजली का खोता है और बिजली के खोते की तरह इन्होंने उसको छेड़ने की कोशिश की है, तो जाहिर है नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल जी ने जो ये इशू उठाया है ये एक राष्ट्रीय इशू है, और अभी चूँकि बिहार एक टेस्ट केस होगा और इसको राहुल जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ों को सामने लाने का काम किया और चुनाव आयोग की जो भूमिका रही उसको भी जाहिर किया है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि बिहार के चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इसका नुकसान एनडीए को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर वहाँ के बिहार की जो मतदाता हैं वो ये मान रहे हैं कि जो चुनाव आयोग ने तय की इस तरह की घोषणा की और रिवीजन ऑफ वोटर्स का जो उन्होंने प्रयास किया या बनाने की प्रयास किया, तो उससे ये लग रहा है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक हैं, सभी लोग खौफजदा हैं। और सभी को जिस तरह से उन्होंने ये शर्त लगा दी कि आप 11 जो दस्तावेज़ हैं उसमें से कोई दस्तावेज़ आपको उपलब्ध कराना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने आधार कार्ड को शामिल किया है। तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि बिहार में पलायन बड़े पैमाने पर होता है और हमारे कम से कम 1/4 आबादी जो है, ख़ास तौर पर उसमें नौजवान ज़्यादा है, वो बाहर चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं
अपनी रोटी रोजी की तलाश में। उनको आकर अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना इतना आसान नहीं है। जो लोग सबल हैं, मजबूत हैं आर्थिक रूप से, वो तो कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन बेचारा जो मजदूर है, लेबर है, जो काम कर रहा है दिल्ली में या पंजाब में या बम्बई में, वो कैसे जा सकता है? तो ये तमाम दिक्कतें, ये जो परेशानी हो रही है, इससे लोगों में बड़ी नाराज़गी है केंद्र सरकार के प्रति भी और चुनाव आयोग के प्रति। उसका लाभ सीधे सीधे हम लोगों को, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। तारिक साहब, SIR के मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इवन दिल्ली, इनके जो लोग हैं वो सब एक साथ आ गए इस इशू को लेके, SIR को लेके। जो पहले कभी यूनिटी नहीं दिखी थी, वो यूनिटी इस बार दिख रही है। तो आपको लग रहा है कि ये यूनिटी आगे तक चलेगी? देखिए, जिस तरह से राहुल जी ने तमाम मसले को सामने रखा SIR का, और एक बात ये जाहिर हो गई है, लोग इस बात को मान चुके हैं कि वोटों की चोरी हो रही थी, लोकसभा में भी हुई और विधानसभा में भी हुई। तो वोटों की चोरी को लेकर लोग ये सोच रहे हैं कि साहब, ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, एक गरीब आदमी के पास और क्या है, उसके पास वोट है, वो अपने वोट का 5 साल पर इस्तेमाल करता है अपने भलाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आप वो भी उससे छीन रहे हैं। तो इसको लेकर एक लोगों के भावनात्मक समझिए इशू उठ चुका है, और लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि आप हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से आप खेलवाड़ कर रहे हैं। तारिक साहब, जिस तरीके से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पे अटैक किया कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या राष्ट्र के समक्ष माफ़ी मांगे, वो एक संवैधानिक पद पे विराजमान हैं, तो क्या उनके बातों का जवाब LOP देंगे? बिल्कुल। देखिए, LOP ने तो पहले ही सारी बातों को रख दिया है, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं, वो बिल्कुल चुनाव आयोग को शोभा नहीं देता है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था है, और वो किसी पार्टी विशेष के दबाव में कोई इस तरह का बयान देता है तो दुखद है। वो तो बयान ऐसा लग रहा था कि आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग का चीफ कमिश्नर नहीं कर रहा है। तो उससे एक बात तो जाहिर हो गई कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता के बीच में कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग है, गठबंधन है। और राहुल जी ने तो साफ कह दिया, राहुल गांधी एक कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं, एक संवैधानिक पद पर है। वो विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता है, और प्रतिपक्ष का नेता अगर कोई बात बोलता है तो उसमें वजन होता है, और उसका जवाब इस तरह से देना उटपटांग तरीके से कि 1 हफ्ते के अंदर आपको एफिडेविट देना होगा, नहीं तो कंट्राडिक्ट करना होगा, देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये जो भाषा है तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, उनके प्रवक्ता की भाषा है, और वो भाषा हमारे चीफ कमिश्नर कर रहे हैं या चुनाव आयोग कर रहा है, तो बहुत दुखद बात है। तारिक साहब, क्या विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने की, जिसको महाअभियोग कहा जाता है, कोई प्रस्ताव लाएगा? संसद के 1-2 दिन बचे हैं, उसमें इस तरह की कोई बात चल रही है या प्रस्ताव लाने की ऐसा संभावना है? कुछ पार्टियों ने प्रस्ताव दिया है, उनके नेताओं ने प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी उस पर आम सहमति, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं हुई है। और हमको लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विपक्ष को अगर ये काम भी करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे सामने है वो संविधान है, हमारे सामने जो है वो वोटर लिस्ट है, और उसकी रक्षा करना, उसको बचा कर रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है, सभी पक्ष की जिम्मेदारी है। तारिक साहब, स्टार व्यू से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आप आए।